नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर हमने भारत के भूगोल को 5 भागों के अंदर बांटा था। जिसके अंदर पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका था, यानी हिमालय के बारे में हमने पूरी जानकारी को पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट जो हमारा था, उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदानों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल मैप के माध्यम से उत्तर भारत के मैदान समझाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, उन सभी के द्वारा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। कैसे होता है उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण, वो सब मैंने आपको कल मैप के माध्यम से समझा दिया था। आज उसी टॉपिक को मैं आपको थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा भी, किस प्रकार से उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। कोई भी नदी अगर हिमालय से निकलती है, हिमालय से नदी निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है, तो मैंने आपको बांटा था नदी को 3 अवस्थाओं के अंदर बांटा जाता है। कौन कौन सी? यंग स्टेज, मिडिल स्टेज और ओल्ड स्टेज, तीनों के अंदर बांट के फिर ये चेक किया जाता है नदी किस अवस्था के अंदर कितना कटाव कर रही है, कितनी पानी की स्पीड है, किस प्रकार से। ठीक है। तो वो सारा सिस्टम मैंने आपको कल बता दिया था। अगर किसी भी विद्यार्थी ने कल की क्लास नहीं ली तो वो क्लास लेके फिर इस क्लास को देखना, तभी टॉपिक समझ में आएगा। सीधा इसको देखोगे तो नहीं पता चलेगा भी टॉपिक कैसे था। ठीक है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के मैदानों की। उत्तर भारत के मैदानों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। ये बात मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जितने भी राज्य आ जाएंगे ना, 5 से 6 राज्य मुख्यतः, इन सब के अंदर उत्तर भारत के मैदान है वो क्या है? विस्तृत हैं। अन्य गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान तथा उत्तर भारत के विशाल मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मुख्यतः 6 राज्य प्रभावित होते हैं उत्तर भारत के मैदानों से। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य आ जाएगा? एक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके उत्तर प्रदेश के बाद में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और कौन सा आ जाएगा? और आ जाएगा बिहार। ठीक है। और बिहार, और एक राज्य लिख लेना आप, असम। असम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कुछ मैदानों का निर्माण किया जाता है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों को प्रभावित करते हैं हिमालय नदियां, अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लाती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी हिमनद से जब नदी नीचे गिरेगी, देखो ये काराकोरम रेंज है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये काराकोरम रेंज है हिमालय की। इससे नदी कोई भी निकलती है तो उसको कितने हिमालयों से गुजरना पड़ेगा? काराकोरम रेंज के बाद में कौन सी रेंज आएगी? काराकोरम के बाद में आएगी लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, शिवालिक तो चलो इधर आ गई। जास्कर के बाद में आएगा महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। 1 2 3 4 5 6, 6 हिमालयों से उसे गुजरना पड़ेगा। 6 हिमालय श्रृंखलाओं के बाद में फिर वो जमीन पे आएगी। कितनी श्रृंखलाओं के बाद में? 6 हिमालय श्रृंखलाओं के बाद में गुजरना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ तो अपने साथ में लेके ही आएगी ना। तो बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेके आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल होने के कारण शिलाखंडों को बहाने में नदियों को आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, तो इसीलिए शिलाखंडों को बहाकर लाने के अंदर नदियों को क्या होगी? नदियों को आसानी होती है। ठीक है। नदियां जो शिलाखंड बहाकर लाती है वह बड़े से छोटे, मध्य, कई आकार के होते हैं। जो भी नदी के साथ में जो भी आएगा वो उनके आकार कुछ तो बड़े, फुल बड़े होंगे, मध्य आकार के भी होंगे, कुछ बिल्कुल ही निम्न आकार के, यानी जिनको मिट्टी का रूप, मिट्टी बोला जाता है ना, मिट्टी भी लेके आती हैं नदियां। इन्हें कई नाम से जाना जाता है। एक नाम तो हो जाएगा इनका भाबर, दो नंबर तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। 5 प्रकार के कण नदी अपने साथ में लेके आती है। एक नंबर भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले हम भाबर को देखेंगे। भाबर क्या है? हिमालय से लाए गए अवसादों को नदियां हिमालय के पास में जमा कर देती है। यानी हिमालय से जो भी अवसाद लेके आएगी, बड़े बड़े अवसाद होंगे, नदियां उनको हिमालय के बिल्कुल जस्ट
पास में जमा कर देती है, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को बाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबर कहा जाता है। या आप आसान भाषा के अंदर ऐसे समझ सकते हो भी हिमालय की नदियां जो अपने साथ में बड़े बड़े कंकर पत्थर लेके आएगी ना, उनको कहाँ पे शिफ्ट करेगी? उनको बिल्कुल हिमालय से जब नदी उतरेगी जमीन के ऊपर, तो जमीन के जहाँ पे जमीन के ऊपर उतरेगी वो बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े शिलाखंड होंगे, वो वहीं पर ही क्या हो जाएंगे? वहीं पर ही रुक जाएंगे, वो पानी के साथ में आगे नहीं जाएंगे। जहाँ पे उन पत्थरों को, जहाँ पे नदी उन पत्थरों को छोड़ती है, उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को ही भाबर कहा जाता है। भाबर में मुख्यतः नदियां अदृश्य हो जाती है। अदृश्य क्यों होगी? क्योंकि भाबर के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, सब कुछ ही आ जाता है नदियों के अंदर। ठीक है, इसीलिए भाबर के अंदर बहुत सी नदियां अदृश्य हो जाती है। यह भूभाग हिमालय नदियों के द्वारा खोदे गए, ये देख लेना, खोदे गए पत्थर, कांच, बजरी आदि के जमाव से बना होता है। किस किस के? हिमालय के ऊपर से पत्थर आएंगे, चट्टानें आएंगी, कांच, बजरी आदि के जमाव से बना होता है। ठीक है, इस भूभाग में छोटी छोटी नदियां पत्थर, कांच, बजरी के ढेरों के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, हिमालय से गिरने वाली नदियां अपनी किस अवस्था के अंदर अदृश्य होती हैं? तो कौन सी अवस्था के अंदर होंगी? ये होंगी भाबर अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर? भाबर अवस्था के अंदर नदियां अदृश्य होगी। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। उपयुक्त कैसे होगा? पत्थर पड़े हैं, इसमें कांच पड़ा है, इसमें बजरी पड़ी है, तो कृषि होगी क्या इन क्षेत्रों के अंदर? नहीं होगी ना। तो ये क्षेत्र क्या होंगे? ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, आपको इतना पता रखना है भी भाबर क्षेत्र है ना, भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। 2 नंबर, अगर हम तराई की बात करें तो यह भाबर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र कांच, पत्थर, रेतीले तथा ज्वालामुखी मिट्टी से बना होता है। किससे? भाबर के बिल्कुल दक्षिण के अंदर आ जाएगा कौन सा? तराई। भाबर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र के अंदर यह क्षेत्र कांच, पत्थर, रेतीले तथा ज्वालामुखी से बना होता है, ज्वालामुखी मिट्टी से बना होता है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है वे तराई क्षेत्र में पुनः दृश्यमान हो जाती है। मैंने आपको कल बताया था 4 स्टेज होती है। ठीक है, 1 नंबर तो आ जाएगा भाबर, 2 नंबर आ जाएगा तराई। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर आ जाएगा भांगर, और 4 नंबर आ जाएगा खादर। ठीक है, इस अवस्था के अंदर बड़े बड़े पत्थर आएंगे, तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से नदियां प्रवाहित होने लगती है, तो यहाँ पे तो हो जाएगी नदियां अदृश्य, और यहाँ पे फिर दृश्यमान हो जाएगी, यानी फिर नदी पुनः जमीन पे आ जाएगी। कौन से क्षेत्र के अंदर नदी जमीन पे आ जाएगी? तो सर तराई क्षेत्र के अंदर नदी पुनः जमीन पे आ जाएगी। वर्षा दृश्यमान हो जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की ओर पूर्व में अधिक पाया जाता है। किसमें? पूर्व के अंदर अधिक पाया जाता है। किसका? तराई क्षेत्र है ना, उसका विस्तार किस क्षेत्र के अंदर है? पूर्व क्षेत्र के अंदर अधिक पाया जाता है। कृषि के लिए रसायन शेष चावल तथा गेहूं क्षेत्रों के लिए अधिक उपजाऊ होती है। यानी तराई क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? कौन कौन सी फसलें होती हैं? एक तो हो जाएगा सर चावल, 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर फसल होगी गेहूं की। ये दोनों फसलें इसके अंदर उगाई जा सकती है। 3 नंबर आ जाएगा भांगर। भांगर क्या होता है? पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को भांगर कहते हैं। इसको पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थलों को भांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। भारत में भांगर का मैदान बाबर तथा तेराई के मैदानों के दक्षिण में, यानी बाबर 1 नंबर पे आ जाएगा। 1 नंबर पे मैंने आपको अभी भी बताया था, 1 नंबर पे तो आ जाएगा बाबर। 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर पे तराई। तराई के बाद में कौन सा आ जाएगा? तराई के बाद में आ जाएगा भांगर। यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं मध्य भाग में पाया जाता है। भांगर भूमि में बाढ़ का खतरा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे ये मिट्टी होगी, ये क्या होगी? ज्यादातर रेतीली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी होती है, तो रेतीली मिट्टी के अंदर आपको भी पता है भी पानी सोखने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तो इसलिए इस मिट्टी के अंदर जो बाढ़ का खतरा होगा वो हमेशा ही कम पाया जाता है। हालांकि वे अक्सर शुष्क और कम उपजाऊ होती हैं। भांगर क्षेत्र में भांगर को बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बागड़। बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। एक तो बांगर और दूसरा बागड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेतीली मिट्टी होगी, कम उपजाऊ होगी, आपको इतना पता होना चाहिए। कम उपजाऊ होगी। क्यों कम उपजाऊ होगी? क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ होती है। कौन सी? पुरानी जलोढ़ होती है। पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए।
पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। इस सब का मैं आपको कल बता के गया था। तो 4 नंबर आ जाएगा खादर। खादर क्या चीज होती है? खादर के अंदर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है और इस भाग की मिट्टी सदैव नमीन रहती है। अब इस भाग की मिट्टी सदैव नमीन कैसे रहेगी? तो ये देख लेना, ये एक नदी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नदी है, ठीक है। ये नदी की अवस्था है कौन से महीने की? ये नदी की अवस्था है मई जून की। किसकी? मई और जून की है ये नदी की अवस्था। क्यों? क्योंकि मई जून के अंदर नदियों के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में जब बाढ़ आएगी तो नदी क्या करेगी? नदी इन दोनों ओर फैलेगी, फैलेगी ना नदी, इन दोनों ओर फैलेगी। तो यहाँ पे जो मिट्टी आएगी, यहाँ पे मिट्टी आएगी, ये कौन से महीने के अंदर आएगी? ये आ सकती है अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर आ सकती है। किस महीने के अंदर? अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर नदी की ये अवस्था होती है, यानी नदी फैल जाती है जहाँ पे बाढ़ का खतरा अधिक रहता है। किन अवस्थाओं के अंदर, किन महीनों के अंदर? अक्टूबर और नवंबर। बाढ़ आएगी, नदी फैलेगी, नदी फैलेगी, नदी फैलने के बाद में फिर जब मई जून का टाइम आएगा तो नदी वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो नदी जब नदी फैली थी, फैलने के साथ साथ ये मिट्टी भी फैली होगी। अब जब नदी मई जून की अवस्था के अंदर आएगी तो फिर वो मिट्टी को तो अपने साथ नहीं लेके आएगी, तो ये मिट्टी पड़ी रहेगी। ये मिट्टी जब पड़ी रहेगी उसी साल इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसको खादर कहा जाता है। अगर ये मिट्टी 2-3 साल तक पड़ी रहे तो इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? इसको बांगर के नाम से, इसको खादर के नाम से जाना जाएगा। और प्रत्येक वर्ष नदी इधर जाती है, फिर जब नदी मई जून की अवस्था के अंदर आती है तो इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? इस मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर के नाम से जाना जाता है। और ये मिट्टी आपको भी पता है भी हमेशा अधिक उपजाऊ मात्रा के अंदर होती है, बहुत उपजाऊ होती है ये मिट्टी। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्यों वृद्धि होती रहती है? ये मई जून के, इसके बाद में जब नदी फैलेगी तो वापस नदी आएगी ना अपनी मई जून वाली पोजीशन के अंदर, तो जो यहाँ पे मिट्टी होगी उसको नई जलोढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस नाम से, नई जलोढ़ के नाम से जाना जाएगा। और ये जो नई जलोढ़ होगी हमेशा ही कृषि के मामले में बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर के भूभाग की यह विशेषता है कि यह मिट्टी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। क्यों भरपूर रहती है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई बात? नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर के नाम से भी जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। खादर का दूसरा नाम अगर कोई पूछ ले तो नई जलोढ़, और बांगर पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ मिट्टी के जमाव के द्वारा बनाई गई है और तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। यह बाढ़ के पानी में उपजाऊ हो जाती है। यहाँ हर साल इस क्षेत्र में पहुँचता है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर खादर मिट्टी होती है। कहाँ पे होती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में अंदर ज़्यादातर खादर मिट्टी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा खादर और भांगर। भाबर क्या होता है? नदियों के द्वारा बड़े बड़े पार्टिकल्स को हिमालय के जस्ट पास में रख देना क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। इसके बाद में 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर तराई। तराई क्या होता है? भाबर के दक्षिण के अंदर पाया जाता है। ये भी कृषि के लिए इतना उपजाऊ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कण आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में भांगर, भांगर को पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। ये मिट्टी आपको जब नदी फैलेगी तो इस मिट्टी को पड़े जब 2-3 साल हो जाएंगे, इसी को किसका नाम दे दिया जाता है? इसी को भांगर का नाम दे दिया जाता है। और ये मिट्टी क्या होगी? कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में खादर, खादर किसको कहते हैं? नवीनतम जलोढ़ को खादर कहा जाता है। खादर का निर्माण कैसे होता है? जब नदी बाढ़ की अवस्था में होती है तो मिट्टी जो वहां पे छोड़ के जाती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नई जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है। अभी डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? किसी नदी के प्रवाह में बहने वाली तलछट अवसादों जैसे मिट्टी के कण या अन्य सामग्री के ऐसे स्थान पर ठहरने से फैलने वाले त्रिभुज आकार के स्थल को डेल्टा कहा जाता है। जब नदियां किसी नए स्थान से निकलती हैं ना तो उसके बाद में, नए स्थान से निकलने के बाद में जो आकृति बनेगी उसी को क्या बोला जाता है? उसी को डेल्टा कहा जाता है। जहां नदी बहाव का, जहाँ नदी का बहाव क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ पे नदी का बहाव धीमा हो जाता है तो ये डेल्टा कहाँ पे बनेगा? डेल्टा बनेगा नदी की ओल्ड स्टेज के अंदर। कहाँ पे? नदी की ओल्ड स्टेज के अंदर डेल्टा बनेगा। अब नदी की ओल्ड स्टेज के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूँ नदी की ओल्ड स्टेज कौन सी होती है।
ठीक है। इसके बाद में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से धीरे धीरे समुद्र की तरह फैलता रहता है। यानी ये नदी ओल्ड अवस्था के अंदर जाके धीरे धीरे पानी की स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन ये पानी निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, फैलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए नील नदी, ठीक है, गंगा का डेल्टा, राइन, नाइजिर, इरावदी नदी, वोल्गा, सिंधु, मिकांग, रोन, लीना डेल्टा आदि, ये सभी डेल्टाओं के नाम है। इसका आकार पक्षी के पैर के समान होता है, इसलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्योंकि नदी ओल्ड अवस्था के अंदर धीमी होती है, और जब पानी नई जगह पे जाता है तो वो किसका निर्माण करता है? वो डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा की आकृति कैसी बनती है? आकृति पक्षी के पैर की जैसी होती है, इसीलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में एक चीज और, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर और बहुत बार पूछा भी गया है। क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर भारत के मैदानों को कई भागों में बांटा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बांटें उत्तर भारत के मैदानों को, तो कई भागों के अंदर बांटा जाता है, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं। एक नंबर पे तो आप ले सकते हो पंजाब, ठीक है, पंजाब तथा हरियाणा का। 2 नंबर अगर हम बात करें तो 2 नंबर आप लिख सकते हो राजस्थान का, ठीक है। 3 नंबर आप लिख सकते हो गंगा के मैदान, गंगा का मैदान। 4 नंबर आप क्या लिख सकते हो? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चार क्षेत्र के आधार पे इनको बांटा जाता है। किस किस के? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा, और 4 नंबर कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। पंजाब के मैदान संसार के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक हैं। आपको पता होगा पंजाब के अंदर जो फसलें होती हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो पंजाब के जो मैदान होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अधिक उपजाऊ। भौतिक दृष्टि से पंजाब के मैदानों को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे चो वाले मैदान, बाढ़ वाले मैदान, नैली, जलोढ़ मैदान, बालू यानी रेत के टिब्बे, और दोआब। ठीक है, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। पंजाब के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है। मैंने आपको जब हिमालय करवाया था तो हिमालय के अंदर बताया था, हिमालय पंजाब के अंदर भी निकलता है, और पंजाब के अंदर हिमालय पूर्वी भाग के अंदर क्या है? शिवालिक, शिवालिक रेंज हो जाएगी ना। शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और इसके बाद में शिवालिक। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य के अंदर है? पंजाब के अंदर भी कुछ शिवालिक की पहाड़ियाँ आएगी। ठीक है, कुछ भागों के अंदर बांटा जाता है मैं आपको। और ये दोआब, दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का प्रदेश को दोआब कहा जाता है। पंजाब के मैदानों की उत्पत्ति सतलुज, व्यास तथा रावी नदियों के कार्यों से हुई है। पूर्वी पूर्व में दिल्ली के कटक से गंगा के मैदान से अलग करती है, तथा रावी, ब्यास एवं सतलुज की सतत वाहिनी नदियां हैं। यह दोआबों का बना हुआ एक मैदान है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। इस मैदान में निम्नलिखित 5 दोआब हैं। कितने पंजाब के अंदर निम्नलिखित कितने दोआब हैं? 5 दोआब। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के माध्यम से समझा रहा हूँ, कल की क्लास देख लेना, पूरा का पूरा बाय डिटेल डिस्कशन कर रखा है, मैप के अंदर समझा रखा है कैसे निर्माण होता है सारी चीजों का। 1 नंबर हो जाएगा व्यास और सतलुज के बीच का विष्ट दोआब। क्या बोला जाता है? जिसको विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। किन दो नदियों के बीच के अंदर है ये? व्यास और सतलुज के बीच में। व्यास एवं रावी के बीच का बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच का रचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच का चाज दोआब। ये चाज नहीं होगा, ये छाज दोआब होगा। ठीक है, झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच का सिंह सागर दोआब। 5 प्रकार के दोआब पंजाब के अंदर देखने को मिलेंगे। पांचों के नाम मैंने आपको बता दिया है। 2 नंबर राजस्थान के मैदान। पंजाब के मैदान देख लिए, राजस्थान के मैदान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मैदानों को 2 भागों में बांटती है, पूर्व मैदान तथा पश्चिमी मैदान। आपको पता है राजस्थान के बिल्कुल बीच में से एक पर्वतमाला निकलती है, कौन सी? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्व में विस्तृत है। किसमें विस्तृत है? अरावली के पूर्व में विस्तृत है। इसके अंतर्गत राज्य के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित होते हैं, तथा दक्षिण में स्थित मध्य माही क्षेत्र के अंदर इसे सम्मिलित किया जाता है। 2 भागों के अंदर बांटते हैं, कोई किस किस के? एक तो पश्चिमी मैदान और एक पूर्वी मैदान। मरुस्थल
यह मारवाड़ मैदान का अंग है। यहाँ पर बालू का सपूत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं धरातल के ऊपर नीचे शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई देती हैं। भांगर राजस्थान के मैदान के ऊपरी तथा पूर्वी भाग उच्च प्रदेश हैं। यह उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। कौन सी नदी है? लूनी। यह एक मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती है। राजस्थान की एक खास नदी है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी है। यह एक किस प्रकार की नदी है? मौसमी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण करती है। ये मैदान मुख्य रूप से असम राज्य को कवर करता है। सबसे पहली स्लाइड के अंदर ही जब राज्यों के नाम लिखाए थे तो असम का नाम लिखाया था। ब्रह्मपुत्र घाटी का कुल क्षेत्रफल 71,516 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 27 जिले हैं। वर्षावन जैसे जलवायु ब्रह्मपुत्र घाटी में दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी शामिल है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया है। विशाल मैदान तथा सुदूर पूर्वी भाग है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप समूह हैं, जैसे माजुली द्वीप समूह है। कौन सी नदी पर है? माजुली द्वीप इसके ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। गंगा के मैदान। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, जो भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है तथा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। कौन सी? गंगा नदी। गंगा के मैदान का विस्तार भारत के 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका था, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अंतर्गत निर्मित हो गया था, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया, जिसके अंतर्गत गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। किस प्रकार से निर्माण हुआ, मैंने आपको बता दिया। गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो उसको कई भागों के अंदर बांटा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान, रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, गोरखपुर एवं देवरिया का मैदान। जबकि बुंदेलखंड का और अल्लांगाल का मैदान है, ये दो महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे? ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे। इसका विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक हुआ है। इस मैदान में उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा तथा यमुना नदी बहती है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर चंबल नदी बहती है। इस मैदान के उत्तर में भंबर, बांगर, तराई जैसी संरचनाएं हैं, जबकि दक्षिण भाग में उत्खात भूमि का निर्माण होता है। यह क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग है तथा मिट्टी का क्षेत्र अन्य भंडार के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि कार्य है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र से कृषि के लिए प्रसिद्ध रही है। यानी ये दोनों के दोनों, गंगा के मैदान और यमुना के मैदान, कृषि के लिए क्या है? कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी समृद्धशाली हैं। यहाँ पे कृषि कौन सी होती है? अच्छी कृषि होती है। ठीक है। उत्तर भारत के मैदान थ्योरी के माध्यम से आपको बता दिए हैं। ये हैं उत्तर भारत के मैदान 5 प्रकार से। भांबर सबसे जो नदी एकदम जब जमीन पे उतरेगी तो बड़े बड़े पत्थर घेरेगी, उन पत्थरों के मैदानों को क्या कहा जाता है? भांबर। भांबर के बाद में 2 नंबर पे तराई, तराई के बाद में बांगर। बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है बांगर को? पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़। इसके बाद में आ जाएगा खादर। खादर को क्या कहा जाता है? खादर को नई जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डेल्टा, जब नदी नए स्थान पे जाएगी और वहां पे जो फैलेगी, पानी चलने की अवस्था तो कम होगी लेकिन ये निरंतर बहती रहती है, तो पंछी के पैर के आकार की आकृति बन जाती है, जिसे पक्षीपाद डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भांबर का बता दिया, खतराई का बता दिया, बांगर, खादर और डेल्टा का बता दिया। इसके बाद में कई भागों के अंदर बांटा जाता था। पंजाब के मैदान, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के तो एक ही हो जाएंगे, राजस्थान के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। तो ये 5-6 प्रकार के होते हैं। उत्तर भारत के मैदान के अंदर बस आपको इतना याद रखना है, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ किसको कहते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, वो कल की क्लास देख लेना। आपको सारी डिटेल डिस्कशंस की हुई है कल की क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों।
ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।